दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन अगले हफ्ते अपने देश में शुरू हो रहा है। यानी कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचने के दिन और नजदीक आ रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसान रिलायंस जियो और रिलायंस के पेट्रोल पंप्स का विरोध क्यों कर रहे हैं, और ये जियो को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की बाढ़ क्यों आई हुई है। अगले साल हम सब के फ़ोन जो हैं वो 5G तकनीक पर चलेंगे, लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। और कल शुरू हो रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में किन खिलाड़ियों को मिली है टीम 11 में जगह। दिन भर की आपाधापी में ज़रूरी खबरों के वो अहम पहलू जो ट्रेडिशनल मीडिया में छूट जाते हैं, वो आपके साथ साझा करने में हर रोज़ 8 बजे आपसे मिलता हूं। तो एक बार फिर आपसे बातचीत करने के लिए, खबरों पर बात करने के लिए आपका दोस्त मैं नीरज गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूं। दिल्ली की सरहदों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को 1 महीना हो गया है। जी हां, 1 महीना सरकार लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि मंत्री ने 5 दिनों के भीतर 2 चिट्ठियां किसानों को भेजी, लेकिन किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है। 6 राज्यों के किसानों को नए कानूनों पर उनकी राय मांगी और उनके साथ संवाद भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आंदोलनकारी किसानों को हर एक मुद्दे पर भरोसा दिलाने की कोशिश तो की प्रधानमंत्री ने, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ मौजूद रहे। जब ये संवाद प्रधानमंत्री किसानों के साथ कर रहे थे, वर्चुअल संवाद था, इसलिए अलग अलग राज्यों के किसान उसमें शामिल थे। तो पीएम ने संबोधन के बाद भरोसा दिलाया कि कोई भी काम वो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी जो किसानों के हक में ना हो। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें क्या कहा। इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था। पहले के समय में जो फसल बीमा योजना थी, उसका लाभ भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामो निशान नहीं था। कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग बात है। इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था, न बिजली मिलती थी। वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसीना लगाकर वो खेतों में जो पैदा भी करता था, उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। इस छोटे किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं था। और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं। करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है,
वहां का किसान इतना समृद्ध है। कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद जो विपक्ष की सरकारें अलग अलग वक्त पर आई, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और अब वो किसानों को भड़काकर उनको ज़बरदस्ती ये आंदोलन करवा रहे हैं। एक तरीके से प्रधानमंत्री अब कई बार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने किसान आंदोलन पर अपनी राय रखी थी। तो ऐसा लगता है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसान जो हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम इससे नीचे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो सवाल है कि फिर हल निकलेगा कैसे। रिलायंस को लेकर किसानों में एक अलग तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल किसानों का कहना है कि जो नए कृषि कानून हैं उनसे फ़ायदा तो प्राइवेट सेक्टर को ही होना है, इसलिए अब जो ये उनका गुस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान कड़कड़ाती हुई ठंड में डटे हुए, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे और अपने आंदोलन को लेकर नई दिशा भी तय करने की कोशिश में लगे हैं। महीने भर का वक्त हो चला है और नाराजगी जो है वो सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ भी देखी जा रही है, खास करके अंबानी और अडानी के खिलाफ। रिलायंस को लेकर किसानों में खासा नाराजगी है। किसानों का आरोप है कि नए कृषि कानूनों से तो फायदा प्राइवेट सेक्टर को होगा, इसलिए अब गुस्सा प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ भी दिख रहा है। सरकार बिल को वापस ले नहीं रही है तो किसानों ने अब अलग रास्ता निकाला। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप पर किसान जुटे और पेट्रोल पंप को ही घेर लिया। इस दौरान किसानों ने किसी को भी उस पेट्रोल पंप से न पेट्रोल लेने दिया और न डीजल भराने दिया। लोग आते रहे लेकिन किसान टस से मस न हुए और आने वाले लोगों को शांति से समझाकर वापस भेजा, लेकिन तेल भराने नहीं दिया। मेरा कोई मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को टारगेट करना ही नहीं सी। मैं तो निजी तौर पर लोगों को जागरूक करने वास्ते आया सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਨੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ किसानी संघर्ष के मुंह पे बहुत बड़ी चपेट सी। रिलायंस पेट्रोल पंप को घेरे बैठे किसानों ने ये कदम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे अपने साथी किसानों के समर्थन में उठाया है। आपका टाइम बन के आप 4-4 5-5 घंटे का ग्रुप बनाइए और इत्थे पक्के तौर पर जो धरना है वो दईए। बस इन्नी अपील है मेरी लोगों को भी वध तो वध सहयोग दिओ और इस सरमाएदारी के मुंह से सेंटर की सरकार के मुंह से एक बड़ी चपेट मारिए। सिर्फ रिलायंस के पेट्रोल पंप पर ये प्रदर्शन नहीं रहा, इससे पहले किसानों ने जियो के टावर को लेकर भी नाराजगी जताई। जियो के टावर को ही अपना धरना स्थल भी बनाया। मोबाइल टावरों पर धरना प्रदर्शन करना और उसकी पावर सप्लाई को ठप करने को लेकर अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से गुजारिश की है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कई यूजर्स को परेशानियां भी होंगी। पहले ही किसानों की ओर से ये भी ऐलान किया गया था कि अब किसान जियो का बहिष्कार करेंगे और धीरे धीरे अब जियो से आगे निकलकर रिलायंस के दूसरे प्रोडक्ट के खिलाफ भी नाराजगी जताई जा रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो। तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो उन किसानों को भी अपने इस आंदोलन से जोड़ेंगे जो दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं आ पा रहे हैं, यानी देश के अलग अलग इलाकों में। और जिस तरीके से रिलायंस के पेट्रोल पंप पर धरना दिया हुआ था किसानों ने, हमने देखा इस रिपोर्ट में, उससे तो लगता है कि ये आंदोलन अलग अलग दिल्ली बॉर्डर के अलावा भी दूर दराज इलाकों में अब फैल अपनी जगह बना रहा है। और वहाँ के किसान जो हैं वो आ भले ना पाएँ दिल्ली बॉर्डर तक, लेकिन इन किसानों को समर्थन अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। हम आपसे फेक न्यूज़ के बारे में लगातार बात करते हैं दोस्तों। फेक न्यूज़ की एक आदत है कि जब भी कोई बड़ी खबर होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द फेक न्यूज़ कुकर मुत्ते की तरह उगती हैं, उभरती हैं।
आजकल बड़ी खबर है किसान आंदोलन, तो इसलिए फेक न्यूज़ ने किसान आंदोलन के बीच में अपनी घुसपैठ की है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो किस तरीके से किसान आंदोलन के बीच में सोशल मीडिया के ज़रिए ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं, हम आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों का आंदोलन चल रहा है, बातचीत की पेशकश भी हो रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही। इस बीच किसानों के समर्थन में कई लोग आ चुके हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीकों से किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। इसके अलावा अंबानी अडानी का भी खूब विरोध हो रहा है। किसान आंदोलन में हो रहे अंबानी अडानी के विरोध के बीच सोशल मीडिया पर अचानक जियो के लोगो वाली अनाज की बोरियों की तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। किसी पर जियो बेस्ट शरबती गेहूं लिखा है, तो किसी पर जियो फाइनेस्ट क्वालिटी इंडियन पल्सेस। रिलायंस जियो जैसी देश की नामी गिरामी कंपनी का नाम अनाज की बोरियों पर देखकर कुछ लोग हैरत में हैं, तो कुछ इसे किसानों के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि कृषि कानून रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही लाया गया है। बहुत तेजी से इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए कुछ लोग कैप्शन में लिख रहे हैं कि रिलायंस को मोदी जी पर पूरा भरोसा है। जियो का अनाज गोदाम ही तैयार नहीं हुआ, बल्कि बोरियों पर नाम भी छप चुका है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम की सदस्य आरती ने भी जियो गेहूं को बाजार में उतारने की तैयारियों से जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की ओर से उसकी पड़ताल की गई। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम की तरफ से ज्योति द्विवेदी ने जब इसकी पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई। सोशल मीडिया पर जियो के लोगो वाली अनाज की बोरियों की जो तस्वीरें शेयर हो रही हैं, उनसे रिलायंस जियो का कोई लेना देना नहीं है। एक वायरल तस्वीर में जियो के लोगो वाली एक अनाज की बोरी के नीचे गुजराती भाषा में कुछ लिखा है। इस फोटो को रिवर्स सर्च करने पर हमने पाया कि कई शॉपिंग वेबसाइट्स में गुजरात के उन अनाज व्यापारियों के नाम हैं जो जियो बेस्ट शरबती गेहूं वाली बोरियों में अनाज बेचते हैं। हमने ऐसी एक कंपनी राधा कृष्ण ट्रेडिंग कंपनी के मालिक भरत भाई से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो अनाज के व्यापारी हैं और जो व्यापारी उन्हें अनाज बेचते हैं वो जियो बेस्ट शरबती गेहूं के प्रिंट वाली ऐसी बोरियों में कई तरह के अनाज की पैकिंग करते हैं। रिलायंस जियो कंपनी की पीआर टीम के सदस्य फ्रैंको विलियम से भी जब बात की गई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सोशल मीडिया पर जियो के लोगो वाली जो अनाज की बोरियों की तस्वीर वायरल है, उनका रिलायंस जियो कंपनी से कोई संबंध नहीं है। पड़ताल में ये तो साफ हो गया है कि रिलायंस कंपनी का इन गेहूं की बोरियों से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय फैक्ट्रियों में बनने वाले जियो के लोगो वाली अनाज की बोरियों के जरिए ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि रिलायंस जियो ने अपना अनाज बाजार में उतारने की तैयारी कर दी है। न्यूज़ तक ब्यूरो। वैसे तो सोशल मीडिया पर जो खबरें आती हैं उन्हें आप सच मानिए मत, उनकी सच्चाई का पता लगाइए। और फेक न्यूज़ को पहचानने का एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया टुडे का एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम है, वो लगातार इन खबरों की पड़ताल करते हैं। तो आप वहां जाकर भी आप इन फेक न्यूज़ को या सोशल मीडिया पर जो वायरल कंटेंट है उसकी सच्चाई का आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, किसान आंदोलन से निकलकर अब हम चलते हैं कोरोना की तरफ। पूरा 2020 जो अब खत्म होने को है, वो समझिए कि पूरा का पूरा कोरोना की भेंट ही चढ़ गया। लेकिन अब जाते जाते एक अच्छी खबर हमें सुनाई दे रही है। दरअसल भारत सरकार ने अपने ही देश में अगले हफ्ते टीकाकरण का, कोरोना टीकाकरण का एक ड्राई रन शुरू करने का विचार बनाया है। सरकार ने कहा है कि अगले हफ्ते 4 राज्यों में, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। तो दरअसल ड्राई रन में 2-2 ज़िले इन राज्यों के चुने जाएंगे और इसकी मदद से अपनी तैयारियों को परखेगी सरकार कि जब वाकई वैक्सीन आ जाएगा और लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगी तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, उन तैयारियों का ये ड्राई रन है। ड्राई रन में सचमुच में वैक्सीन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वैक्सीन तो अभी आया नहीं है, लेकिन उसका एक डाटा लिया जाएगा उस पूरी प्रक्रिया का और फिर सरकार की ओर से इसे कोविन ऐप पर अपलोड भी किया जाएगा। तो ये तमाम सरकार जो है वो ये तैयारियां कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ब्रिटेन में जहां कोरोना के 2 नए रूप अब सामने आ रहे हैं, वहां पर एक स्टडी हुई है कोरोना को लेकर और कोरोना की इस स्टडी ने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने ला दिए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए।
ब्रिटेन के साथ साथ कोरोना का नया रूप भारत में भी दस्तक दे सकता है। लेकिन लंदन, जहां कोरोना के 2 नए रूप सामने आए हैं, वहां पर स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने इस पर एक अध्ययन किया है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस अध्ययन में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार पहले से ज्यादा घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। स्टडी में बताया गया है कि पिछले कोरोना की तुलना में वायरस का ये नया म्यूटेटेड रूप 56% ज्यादा तेजी के साथ लोगों में फैल रहा है। ब्रिटेन की सरकार ने इससे पहले कहा था कि वायरस का ये नया प्रकार पिछले प्रकारों की तुलना में 70% ज्यादा फैलने वाला है। ब्रिटेन के प्रमुख वैज्ञानिक और सलाहकार पैट्रिक वॉयलेंस ने भी कहा है कि कोरोना वायरस के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रकार हो सकते हैं। उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि परीक्षण, उपचार और टीके जो अभी शुरू हुए हैं कम प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि यूरोप के स्वास्थ्य नियामक ने कहा है कि वेरिएंट शायद पहले वाले से ज्यादा अलग नहीं है, जिससे दुनिया में जो भी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बनाई जा रही हैं, वो कोरोना के किसी भी रूप पर काम कर सकती हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर जैसे कई देशों में कोरोना के नए रूप या स्ट्रेन की खोज हुई है। हालांकि कोरोना के नए प्रकार के प्रभावों पर किए गए अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर कोरोना वायरस में म्यूटेशन होता रहा तो हो सकता है कि भविष्य में वैक्सीन में भी बदलाव करने पड़े। हालांकि कोरोना के जो भी नए रूप अब तक मिले हैं वो पुराने कोरोना से लगभग 90% या उससे ज्यादा मिलते जुलते हैं। भारत समेत 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही को रोक दिया है। नए वायरस के तेजी से फैलने के मद्देनजर अनेक वैज्ञानिकों ने गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी लोगों से की है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बार धुलने के साथ ही वेंटिलेशन वाले कमरों और छींकने पर सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि हर 85 लोगों में एक शख्स नए कोरोना से संक्रमित हो रहा है। कोरोना के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन का फाइनल ट्रायल चल रहा है, इस तरह की कोई अच्छी खबर आती है और उसी के साथ एक बुरी खबर आ जाती है कि कोरोना का कोई नया स्ट्रेन मिल गया है। अब जानकार जो है वो कोरोना के 2 दर्जन नए रूपों की बात कर रहे हैं। तो भाई कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई कोरोना का कोई और नया रूप आ जाए और वो पहले रूप से बहुत अलग हो और फिर वैक्सीन पर भी जो अब तक इतने महीनों में काम हुआ है वो फिर से नए सिरे से कोई काम करना पड़े। तो ये तमाम बातें हैं जो जानकारों को, विशेषज्ञों को चिंता में डाले हुए हैं और जाहिर तौर पर हम और आप जैसे आम लोग जो इन डॉक्टरों के जरिए और इन एक्सपर्ट्स के जरिए ही जान पाते हैं कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कहां पहुंची है, वो इस तरह की चिंताओं से और ज़्यादा चिंता में हमें डाल देते हैं। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और जो अगली खबर है वो है कि नए साल में हमें क्या क्या मिल सकता है नया। 2020 ने हमसे बहुत कुछ लिया लेकिन 2021 हमें कुछ देगा और वो तकनीक, अगर मैं तकनीक की बात करूं तो वो है जिसका सब लोगों को इंतज़ार है, 5G तकनीक। तो 4G में भी कई कमियां यूज़र्स निकालते आए हैं लेकिन नए साल में हमें 5G तकनीक मिल सकती है। इसका फ़ायदा क्या होगा ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 5G को मोबाइल इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी माना जा रहा है, जिसकी स्पीड मौजूदा इंटरनेट स्पीड से कहीं ज्यादा होगी, जिसके बड़े डेटा को आसानी से डाउनलोड और अपलोड किया जा सकेगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी, हाई स्पीड इंटरनेट शहरों को स्मार्ट बना देंगे और बहुत कुछ होगा जो हम अभी सोच भी नहीं सकते। 5G तकनीक में गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। 5G तकनीक स्पीक डेटा रेट्स में 1 सेकंड में 20 गीगाबाइट्स डेटा डाउनलोड और 10 गीगाबाइट्स डेटा अपलोड करेगी। लेकिन इसके जरिए व्यवहारिक रूप से मिलने वाली इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड 100 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 50 Mbps तक ही होगी। ये स्पीड कितनी ज्यादा होगी इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि व्यवहारिक रूप से भारत में मौजूद 4G LTE के जरिए सिर्फ 40 Mbps डाउनलोडिंग और 25 Mbps अपलोडिंग स्पीड ही मिल पाती है। यानी ये पूरी तरह 4G तकनीक से अलग होगा। ये नई रेडियो तकनीक पर काम करेगा। हालांकि शुरुआत में ये अपने ओरिजिनल स्पीड में काम करेगा भी या नहीं ये भी तय नहीं है, क्योंकि फिलहाल सब कुछ टेलीकॉम कंपनियों के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अब आपके दिमाग में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि क्या वाकई उम्मीदों के साल 2021 में ही हम सुपर स्पीड वाले 5G इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे? तो इसका जवाब एकदम साफ तौर पर नहीं दिया जा सकता। भारत में इसकी शुरुआत होने के आसार नजर तो आ रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित तारीख, महीना या साल तय नहीं हो सका है कि कब भारत के इंटरनेट यूजर्स 5G नेटवर्क का लुत्फ
इंटरनेट चलाने के लिए उठा पाएंगे। करीब पिछले 2 साल से ये कयास लगातार लगाए जाते रहे हैं कि जल्द भारत में 5G नेटवर्क के लिए टेस्टिंग शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा दखल रखने वाले रिलायंस जियो कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने 5G सर्विसेज को भारत में लाने के लिए उत्सुकता दिखाई है। कंपनी का दावा है कि वो 5G को 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। जियो किफायती दर पर भारत में 5G की शुरुआत करेगी। भारत में 5G की संभावनाओं को देखते हुए कई स्मार्टफोन कंपनियों ने भारतीय बाजार में 5G नेटवर्क सपोर्ट करने वाले कई फोन अलग अलग लॉन्च कर दिए हैं। तो बस उम्मीदों के साल 2021 में चंद महीनों का इंतजार और कीजिए और फिर आनंद लीजिए इंटरनेट की सुपर पावर का। दोस्तों, दिन महीना तारीख तो अभी तय नहीं है कि 5G तकनीक हम तक कब पहुंचेगी, लेकिन एक बात तय है कि 5G से होने वाले दूसरे कई फायदों के साथ एक फायदा यह भी होगा कि YouTube, Facebook और तक ऐप पर होने वाली हमारी ये बातचीत जो है वो और स्मूथ तरीके से होगी और निर्बाध तरीके से होगी। तो अब मैं आपको दिल्ली की सर्दी के बारे में बताता हूं जो प्रचंड रूप धारण किए हुए है। भाई, दिल्ली की सर्दी ने अपना प्रचंड रूप धारण किया हुआ है। घना कोहरा जो है वो और ज़्यादा सितम ढा रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में भी इससे निजात मिलती नहीं दिख रही है। अगर न्यू ईयर ईव पे कहीं बाहर निकलने का कार्यक्रम आपका है तो भैया कपड़े बहुत ज़्यादा पहन लीजिएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 1 तारीख को भी 2 से 3 डिग्री के बीच या उससे भी कम रह सकता है। मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज पर जो लोग निकले हुए हैं वो इस बात का सबूत दे रहे हैं। इनके चेहरे देखिए कैमरे पर भी साफ नहीं दिख रहे हैं, जो इस बात की निशानी है कि फॉग और स्मॉग ने दिल्ली को किस तरीके से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। एक ही जिन इलाकों में यातायात ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहाँ गाड़ियों से निकला धुआं हवा में घुलकर सांसों का इम्तिहान ले रहा है। उत्तर काशी में बर्फ़ का तांडव आप कह सकते हैं कि हो रहा है। बर्फ़ अभी पिघली नहीं है। चमोली में रह रहकर ताज़ा बर्फबारी जनजीवन पर भारी पड़ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई जो टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं पहाड़ों पर वो ज़रूर जो हैं वो इस स्नोफॉल का, बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं। सुनिए। धुंध तो ठीक है, अच्छी है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत धीमे धीमे साइकिल चला रहा हूँ मैं और सामने से कोई आए तो दिखता नहीं है पास में, तो इसलिए घंटी बजाकर चलना पड़ता है। ठंड भी है, ठिठुरन भी है और हाँ बाकी तो। भाई मेरा नाम प्रदीप भाई, मौसम देखना कैसा है? मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल कड़कड़ा की ठंड है और 2-2 3-3 पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। और हाँ, कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ दिन नहीं दिखाई दे रहा, व्हीकल ज्यादा है। थोड़ा सा उस तरफ जाओगे बाहर की तरफ या इस तरफ बहुत ज्यादा गिर रहा था। सुबह तो बहुत ज्यादा था, अब जैसे जैसे धूप निकल रही है ना वैसे थोड़ा सा कम हो गया। बहुत ज्यादा हो रहा है, ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे सैलानी है। तो दोस्तों ये मेरे बोलने में शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये वो टूरिस्ट जिन्होंने हमसे बात की थी उनकी बाइट्स हम यहाँ नहीं चला पाए। ये दिल्ली में सर्दी से कपकपाते हुए वो लोग थे जो सुबह सुबह घने कोहरे की मार और सर्दी की मार को झेल रहे हैं आजकल। तो अब यहाँ से चलते हैं हम सीधे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भारत की टीम पहुँची हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ और इन दिनों टेस्ट सीरीज़ खेल रही है। कल सुबह 5 बजे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट शुरू हो जाएगा। इस टेस्ट में किन 11 खिलाड़ियों को खेलने के लिए जगह मिली है ये आप देखिएगा इस रिपोर्ट में। लेकिन एक खिलाड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है। कौन है वो? ये दोनों बातें जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल के टीम में शामिल न किए जाने से क्रिकेट फैंस नाराज हैं। इसके चलते फैंस हनुमा विहारी को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। कई फैंस का मानना है कि एडिलेड में खराब प्रदर्शन के बाद हनुमा विहारी को मौका नहीं मिलना चाहिए था। पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान ने भी ट्वीट करके लिखा कि वो केएल राहुल को टीम में देखना पसंद करते। बता दें कि केएल राहुल का हालिया फॉर्म अच्छा रहा है और वो 36 टेस्ट मैचों में 5 शतक और 11 अर्धशतक जड़ चुके हैं। इस सब के बावजूद टीम में नाम न आना फैंस को नहीं भाया और कई फैंस ने कोच शास्त्री पर भी निशाना साधा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की बात करें तो बल्लेबाजी में शुभमन गिल को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। गिल को पृथ्वी शॉ की जगह टीम में शामिल किया गया है। इनके अलावा ऋषभ पंत को रिद्धिमान साहा की जगह विकेटकीपर बनाया गया है। वहीं फिटनेस टेस्ट पास करने वाले टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हुई है।
चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की जगह पर इस मैच में मोहम्मद सिराज टेस्ट डेब्यू करेंगे। टीम इंडिया इस लिहाज से 5 गेंदबाजों के साथ जाएगी। हनुमा विहारी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। क्वारंटीन का समय काट रहे रोहित शर्मा भी तीसरे टेस्ट मैच में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल का अगले टेस्ट में खेलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भाई, पहले टेस्ट में ऐतिहासिक रूप से शर्मनाक प्रदर्शन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि कल शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में भारत की टीम इंडिया जो है वो हमारा सीना चौड़ा करेगी अपने प्रदर्शन से। पहले टेस्ट में मैं आपको याद दिला दूं कि दूसरी पारी में सिर्फ 36 रन बनाकर पूरी टीम पैवेलियन लौट गई थी और ये इतिहास में दर्ज हो गया है, रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो गया है सबसे कम स्कोर के तौर पर। इसके अलावा कल दूसरा टेस्ट है और 7 जनवरी को तीसरा और 15 जनवरी को चौथा टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है। यानी इस टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव और जिम्मेदारी दोनों टीम इंडिया पर हैं। तो दोस्तों, आज हमने तमाम आज की ज़रूरी खबरों पर और उनके अलग अलग एंगल्स पर आपसे बात की। आपको हमारा ये बुलेटिन अच्छा लगा तो ज़रूर फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिलने का सिलसिला आपके साथ जारी रहे और हम अपनी ये बातचीत जो है वो और स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा सकें हर रोज़। तो मैं हर रोज़ 8 बजे आपसे मिलता हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक। फ़िलहाल आपसे आज इजाज़त चाहूँगा और सोमवार की शाम 8 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी फेसबुक पर, या फिर हम इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे।